हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग बात करने वाले अंडरग्राउंड केबल के बारे में। तो अंडरग्राउंड केबल बहुत इंपॉर्टेंट है स्टडी करना, क्योंकि अगर हम लोग देखें, हमने डिस्कस किया था दो टाइप का सिस्टम हो सकता है, एक अंडरग्राउंड सिस्टम हो सकता है और ओवरहेड सिस्टम हो सकता है। अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो सकता है और ओवरहेड ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी हो सकता है। कंसिडर कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो अगर हमारा अंडरग्राउंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, अगर हम लोग पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो ऐसे केस में आपको क्या चाहिए होगा? ऐसे केस में आपको चाहिए होगा केबल। केबल क्या होता है? जो केबल होता है बेसिकली कंडक्टर ही होता है, मगर उसके ऊपर क्या लगा होता है? इंसुलेशन लगा होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, इंसुलेटेड कंडक्टर इज़ नोन एज अंडरग्राउंड केबल। जो इंसुलेटेड कंडक्टर होता है उसी को हम लोग बोलते हैं अंडरग्राउंड केबल। यहाँ पर ये अंडरग्राउंड केबल अगर हम लोग देखें क्यों यूज़ करते हैं, अंडरग्राउंड केबल हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं, जैसे कि हमने डिस्कस किया, पावर को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अंडरग्राउंड, और ऑब्वियसली हम लोग अंडरग्राउंड में सिर्फ एक कंडक्टर, कॉपर कंडक्टर को हम लोग नहीं यूज़ कर सकते, राइट? क्यों नहीं यूज़ कर सकते? क्योंकि अगर हम लोग देखें, जो कॉपर कंडक्टर का जो करंट होगा वो कहाँ पर चले जाएगा? ग्राउंड में चले जाएगा, राइट? अगर आपका करंट ग्राउंड में अगर चले गया तो जो करंट है आप उसको ट्रांसमिट ही नहीं कर पाओगे, डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं कर पाओगे। तो यही रीज़न की वजह से जब भी आप अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन करोगे, तो ऐसे केस में या फिर अंडरग्राउंड डिस्ट्रीब्यूशन करोगे, तो आपको यूज़ करना होगा एक स्पेशल कंडक्टर, जिसको हम लोग बोलते हैं अंडरग्राउंड केबल कंडक्टर। तो यहाँ पर ये जो अंडरग्राउंड केबल कंडक्टर होता है, या फिर बोल सकते हैं जो अंडरग्राउंड सिस्टम होता है, ये बहुत ज़्यादा एडवांटेज होता है। इसका एडवांटेज क्या होता है कि सबसे पहला ये सेफ़र होता है, बहुत ज़्यादा सेफ अगर हम लोग सेफ्टी कंसिडरेशन ले तो ये ज़्यादा मतलब यूज़ किया जाता है अंडरग्राउंड केबल। तो अंडरग्राउंड केबल ज़्यादा सेफ़ होता है, राइट? डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में हम लोग यूज़ करते हैं अंडरग्राउंड केबल, जहाँ पर लोगों की डेंसिटी, अगर हम लोग वहाँ पर ट्रांसमिशन लाइन, ट्रांसमिशन टावर अगर बिछा दें, या फिर ट्रांसमिशन पोल के हेल्प से अगर इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट करें, तो ऐसे केस में अगर कुछ भी फॉल्ट वॉल्ट हुआ और अगर केबल कंडक्टर नीचे गिर गया, तो ऐसे केस में क्या होगा? आपका जो कंडक्टर है, नॉट केबल कंडक्टर, अगर आप पोल लगा रहे हो और पोल के हेल्प से अगर आप इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो अपने एरिया में, राइट? ओवरहेड सिस्टम के हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी को आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो अपने एरिया में, और अगर कुछ भी फॉल्ट अगर आ जाता है और अगर वो कंडक्टर अगर नीचे गिर जाता है, तो इसके वजह से होगा क्या? बहुत सारे लोगों की मतलब जो लाइफ है वो बहुत सारे लोगों की उसमें जा सकती है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं सिंपल वर्ड में बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। तो यही रीज़न की वजह से हमें यूज़ करना पड़ता है अंडरग्राउंड केबल। तो जो अंडरग्राउंड केबल होता है उसको हम लोग यूज़ करते हैं बेसिकली डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में। तो यहाँ पर ये जो अंडरग्राउंड केबल है उसका जो कंस्ट्रक्शन है वो हमें कुछ इस तरीके से मिलता है। अंडरग्राउंड केबल का जो कंस्ट्रक्शन है वहाँ से आपको बेसिकली क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अंडरग्राउंड केबल में हमें सबसे पहला हमें क्या मिलेगा? कंडक्टर मिलेगा, और ये कंडक्टर के ऊपर क्या लगा होगा? इंसुलेशन लगा होगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखिए, जो केबल है ये बेसिकली 3 कोर केबल भी हो सकता है और सिंगल कोर केबल भी हो सकता है। अगर केबल में अगर आपको एक ही कंडक्टर मिल रहा है तो इसका मतलब आपका जो केबल है वो है सिंगल कोर केबल। मगर कंडक्टर में अगर आपको केबल में अगर 3 कंडक्टर मिल रहे हैं तो इसका मतलब आपका जो केबल है वो है 3 कोर केबल। तो यहाँ से हमने ये डिस्कस किया, अगर केबल में अगर एक ही कंडक्टर होता है तो सिंगल कोर केबल, मगर केबल में अगर एक से ज़्यादा कंडक्टर है, लेट से 3 कंडक्टर है, तो इसका मतलब आपका जो केबल है वो कौन सा केबल है? 3 कोर केबल है, राइट? तो यहाँ पर हमने जो केबल जो कंसीडर किया कौन सा केबल है? 3 कोर केबल, क्योंकि यहाँ पर हमें 3 कंडक्टर दिखाई दे रहे हैं। पहला कंडक्टर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, दूसरा कंडक्टर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और तीसरा जो कंडक्टर है यहाँ पर दिखाई दे रहा है कर्सर की टिप। पहला कंडक्टर यहाँ पर, दूसरा कंडक्टर यहाँ पर, और तीसरा कंडक्टर यहाँ पर। और ये कंडक्टर के ऊपर क्या लगा हुआ है? पेपर का इंसुलेशन लगा हुआ है। फिर ये जो इंसुलेशन वाला जो लेयर होता है इसके ऊपर एक और एक लेयर लगा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं शीट लेयर। और ये शीट लेयर के ऊपर एक और एक लेयर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बैडिंग लेयर। बैडिंग लेयर के ऊपर और एक लेयर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं आर्मरिंग लेयर। और ये जो आर्मरिंग लेयर होता है इसके ऊपर लास्ट वाला लेयर लगा होता है जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं सर्विंग लेयर। तो यहाँ पर हम लोग हर एक लेयर के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला कौन सा होता है? कंडक्टर होता है। यहाँ पर सबसे पहला होता है कंडक्टर, फिर उसके बाद होता है इंसुलेशन, फिर उसके बाद होता है शीट लेयर, फिर उसके बाद होता है बैडिंग वाला लेयर, फिर उसके बाद होता है आर्मरिंग लेयर, फिर उसके बाद कौन सा लेयर होता है? आर्मरिंग के बाद वाला जो लेयर होता है वो होता है सर्विंग लेयर। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कंडक्टर के बारे में। अभी ये कंडक्टर क्या होता है? जैसे कि हमें पता है जो कंडक्टर है वो एनीथिंग विच कैन कैरी करंट इस कंडक्टर। तो यहाँ पर ये जो कंडक्टर है वही है जो कि बेसिकली करंट को कैरी करेगा। कंडक्टर की क्या क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए? उसका जो रेसिस्टेंस है वो कम होना चाहिए, थर्मल कंडक्टिविटी इसकी ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, हाई अमाउंट ऑफ करंट को कैरी करने के लिए कैपेबल होना चाहिए, राइट? तो यही होती है प्रॉपर्टीज़ कंडक्टर की।
सिमिलरली कंडक्टर के बाद वाला जो लेयर होता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं इंसुलेशन लेयर। अब ये जो इंसुलेशन लेयर है वो क्या करता है, ये जो कंडक्टर है इसका जो करंट है वो कहाँ पर जा सकता है, ग्राउंड में जा सकता है। तो कंडक्टर का जो करंट है वो ग्राउंड में ना जा पाए या तो वही रीज़न की वजह से हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं इंसुलेशन। कंडक्टर का करंट जो ग्राउंड में जा रहा होता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं लीकेज करंट। तो जो लीकेज करंट है उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं पेपर इंसुलेशन। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें पेपर इंसुलेशन करता है क्या, जो इंसुलेशन लेयर होता है, इंसुलेशन लेयर ओवर कंडक्टर प्रिवेंट करंट विच कैन फ्लो फ्रॉम कंडक्टर टू ग्राउंड। कौन से करंट को प्रिवेंट करता है, लीकेज करंट को प्रिवेंट करता है। तो जो इंसुलेशन लेयर होता है जो कि कंडक्टर के ऊपर लगा होता है ये करंट को प्रिवेंट करता है जो कि कंडक्टर से ग्राउंड की तरफ फ्लो हो सकता है। तो हम लोग जो इंसुलेशन लेयर जो यूज़ करते हैं उसकी कुछ प्रॉपर्टी होना चाहिए, जैसे कि उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होना चाहिए। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होना चाहिए इसका मतलब कि जो इंसुलेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड को टॉलरेट करना चाहिए। सिमिलरली जो इंसुलेशन है वो इम्प्योरिटी से फ्री होना चाहिए। सिमिलरली जो इंसुलेशन है इसका जो रेसिस्टेंस वो ज़्यादा होना चाहिए और ये जो इंसुलेशन है वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो इंसुलेशन रेसिस्टेंस होता है, इंसुलेशन का जो रेसिस्टेंस होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है केबल की लेंथ के साथ। इंसुलेशन रेसिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू केबल लेंथ, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। इंसुलेशन का जो रेसिस्टेंस होता है वो केबल की लेंथ के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। केबल की लेंथ अगर ज़्यादा होगी तो इंसुलेशन रेसिस्टेंस कम होगा, केबल की लेंथ अगर कम होगी तो इंसुलेशन का रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो इंसुलेशन मटेरियल है इसको बनाने के लिए हम लोग इंसुलेशन को बनाने के लिए हम लोग कौन कौन से मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। पॉलीविनाइल क्लोराइड का हम लोग यूज़ कर सकते हैं, क्रॉस लिंक पॉलीइथीन का हम लोग यूज़ कर सकते हैं इंसुलेशन को बनाने के लिए। सिमिलरली वल्कनाइज रबर का हम लोग यूज़ कर सकते हैं इंसुलेशन को बनाने के लिए, इंसुलेशन लेयर को बनाने के लिए। तो ये कुछ मटेरियल्स है जिसका यूज़ करते हुए हम लोग बना सकते हैं इंसुलेशन। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो इंसुलेशन है जैसे कि हमने डिस्कस किया इसकी जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होना चाहिए। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होना चाहिए इसका मतलब ये ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड को टॉलरेट करना चाहिए। मगर अगर ये इंसुलेशन अगर मॉइस्चर को अगर एब्जॉर्ब कर लेता है तो ये जो इंसुलेशन की जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होगी वो कम हो जाएंगी, ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड को टॉलरेट नहीं कर पाएगा और ये जो इंसुलेशन है इसका क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो जो इंसुलेशन है इसी को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग लेयर यूज़ करते हैं जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं शीट लेयर। यहाँ पर मैं बता दूँ ये जो इंसुलेशन होता है इंसुलेटिंग या फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे इंसुलेटर के बारे में। ये जो इंसुलेटर होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे पहले हमने बात किया था आई गेस इंसुलेटर के बारे में। इंसुलेटर के बिना इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अधूरी है। इलेक्ट्रिसिटी को अगर हम इस इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग यूज़ ही नहीं कर पाते अगर ये इंसुलेटर नाम की कोई चीज़ नहीं होती तो यहाँ पर जैसे कि हमने डिस्कस किया ये जो इंसुलेशन है वो क्या कर सकता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सकता है और मॉइस्चर को अगर एब्जॉर्ब किया तो इसकी जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होगी वो रिड्यूस हो जाएंगी। तो ये जो इंसुलेशन लेयर है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसके ऊपर हम लोग लेयर लगा देते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं शीट लेयर, जो कि बना होता है बेसिकली मेटल से। तो यहाँ पर ये शीट लेयर क्या करेगा, शीट लेयर दिस लेयर प्रिवेंट इंसुलेशन अगेंस्ट मॉइस्चर एंड इट इज़ मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम एंड लीड एक्सेट्रा। तो ये जो शीट लेयर होता है वो इंसुलेशन को प्रिवेंट करता है, किससे प्रोटेक्ट करता है, मॉइस्चर से प्रोटेक्ट करता है। और ये जो शीट लेयर होता है वो एल्यूमिनियम का भी बना हो सकता है या फिर लीड का भी बना हो सकता है। जैसे कि हमने डिस्कस किया जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है इंसुलेशन की वो इंक्रीज़ हो जाएंगी बाय प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट एटमॉस्फेयर। जैसे कि हमने डिस्कस किया जो इंसुलेशन है इसकी जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होगी वो इंक्रीज़ करेंगे जब इसको हम लोग एटमॉस्फेयर से प्रोटेक्ट करेंगे। मगर जब हम लोग ये इंसुलेशन को एटमॉस्फेयर से प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, जब इंसुलेशन मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर रहा होगा और जब हम लोग ये इंसुलेशन को मॉइस्चर से प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो इंसुलेशन की जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होगी रिड्यूस हो जाएंगी और ऐसे केस में जो इंसुलेशन है उसमें ब्रेक डाउन हो सकता है। तो ये इंसुलेशन को ही प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं शीट लेयर। और ये जो शीट लेयर होता है किसका बना होता है, मेटल का बना होता है, लीड का बना होता है। यहाँ पर ये जो शीट लेयर है किसका बना हो, मेटल का बना है। यहाँ पर ये मेटल में क्या हो सकता है, कोरिजन हो सकता है, जंग लग सकता है। तो ये जो मेटल है इसमें क्या हो सकता है, कोरिजन हो सकता है, जंग लग सकता है। तो ये जो मेटल वाला जो लेयर है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं बेडिंग लेयर। तो ये जो बेडिंग लेयर होता है वो क्या करता है, ये जो शीट वाला जो लेयर होता है इसे प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट केमिकल रिएक्शन लाइक कोरिजन। तो यहाँ पर हर एक जो लेयर है वो एक दूसरे को प्रोटेक्ट करता जा रहा है। मतलब यहाँ पर ये जो इंसुलेशन है वो केबल कंडक्टर को मतलब जो लीकेज करंट है उसे प्रिवेंट कर मतलब उसे फ्लो नहीं होने देगा। यहाँ पर ये जो शीट वाला जो लेयर है ये इंसुलेशन को प्रोटेक्ट करेगा, बेडिंग शीट को प्रोटेक्ट करेगा, आर्मरिंग बेडिंग को प्रोटेक्ट करेगा और सिमिलरली सर्विंग या आर्मरिंग को प्रोटेक्ट करेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें चौथा वाला जो लेयर है वो कौन सा लेयर है, बेडिंग लेयर है। तो जो बेडिंग लेयर है वो शीट को प्रोटेक्ट करेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें बेडिंग इज़ यूज टू प्रोटेक्ट शीट। एक्चुअल में शीट लेयर होगा, मेरी टंग बराबर टन नहीं हो पाती है तो यही रीज़न की वजह से मैं इसको शीट लेयर बोल रहा हूँ। शीट बोलने में मेरे को ज़्यादा आसान लग रहा है, अदरवाइज़ इसका एक्चुअल जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो होगा शीट।
मेटल लीड शीट लेयर। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये जो बेडिंग है वो क्या करेगा, बेडिंग इज़ यूज टू प्रोटेक्ट शीट लेयर अगेंस्ट केमिकल रिएक्शन। जो बेडिंग होगा वो ये शीट लेयर को प्रोटेक्ट करेगा किससे, केमिकल रिएक्शन से। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, शीट बना होता है बेसिकली मेटल से, बिकॉज से शीट इज़ मेड अप ऑफ मेटल, करेक्शन में टेक प्लेस इन इट ड्यू टू मॉइस्चर। और ये जो बेडिंग वाला जो मटेरियल होता है किससे बना होता है, फाइब्रस मटेरियल से बना होता है। फिर उसके बाद वाला जो लेयर होता है वो होता है आर्मरिंग लेयर। जैसे कि हमने डिस्कस किया था यहाँ पर ये जो बेडिंग वाला जो लेयर होगा वो क्या करेगा, शीट वाले लेयर को क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। अभी आ जाते हैं ये आर्मरिंग लेयर पर। ये आर्मरिंग लेयर क्या करता है, ये आर्मरिंग लेयर पूरे केबल को प्रोटेक्ट करता है मैकेनिकल डैमेज से। मैकेनिकल डैमेज से मतलब अगर केबल को अगर हम लोग कहीं पे लेके जा रहे हैं और केबल को अगर हम लोग एक पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा अगर हम लोग मोड़ डालें तो ऐसे केस में होगा क्या, जो केबल है आपका टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो ये रीज़न की वजह से जो केबल है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए, जो केबल है उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं आर्मरिंग लेयर। आर्मरिंग लेयर लगाने से होता है क्या, केबल को आप अगर कहीं लेके जा रहे हो और केबल अगर आप हद से ज़्यादा मोड़ देते हो तो मोड़ने के बाद भी आपका जो केबल होगा वो ज़्यादा, मतलब उसमें मैकेनिकल डैमेज नहीं हो पाएगा, आपका जो केबल है वो टूट नहीं पाएगा। तो जो आर्मरिंग है वो क्या करता है, केबल की मैकेनिकल स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करने का काम करता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, आर्मरिंग लेयर प्रोटेक्ट केबल अगेंस्ट मैकेनिकल डैमेज। आर्मरिंग ऑल्सो इंक्रीजेस मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ केबल एज वेल। आर्मरिंग इज मेड अप ऑफ मेटल लाइक गैल्वनाइज स्टील टेप। जो आर्मरिंग होता है किसका बना होता है, गैल्वनाइज स्टील टेप का बना होता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको ये पूछा जा सकता है कि कौन सा मतलब लेयर कौन से मटेरियल से बना होता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो आर्मरिंग होता है किसका बना होता है, जो आर्मरिंग होता है बेसिकली बना होता है मेटल से, या फिर आप बोल सकते हो गैल्वनाइज स्टील टेप से। फिर उसके बाद हमने बात किया था बेडिंग के बारे में। बेडिंग कौन से मटेरियल से बना होता है, जो बेडिंग होता है जैसे कि हमने डिस्कस किया था, जो बेडिंग होता है बेसिकली बना होता है फाइब्रस मटेरियल से बना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली उसके बाद हमने बात किया था शीट के बारे में। जो शीट लेयर है किसका बना होता है, एल्यूमिनियम का या फिर लीड का। फिर उसके बाद ये इंसुलेशन किसका बना हो सकता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, क्रॉस लिंक पॉलीथीन, वल्कनाइज रबर का बना हो सकता है। और ये जो आर्मरिंग है किसका बना होता है, मेटल का बना होता है। अभी आ जाते हैं सर्विंग लेयर पर। अब ये सर्विंग लेयर क्या करता है, यहाँ पर ये जो आर्मरिंग है, ये जैसे कि हमने डिस्कस किया है, जो आर्मरिंग वाला जो लेयर है मेटल से बना होता है। तो अगेन यहाँ पर फिर से मेटल आ गया। यहाँ पर ये जो मेटल है इसमें क्या हो सकता है, कोरिजन हो सकता है। तो यहाँ पर ये जो आर्मरिंग वाला जो लेयर है इसे प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं सर्विंग लेयर। सर्विंग लेयर क्या करता है, जो आर्मरिंग वाला जो लेयर होता है इसे प्रोटेक्ट करता है किससे, कोरिजन से, जंग से प्रोटेक्ट करता है। अगेन ये जो सर्विंग लेयर होता है किससे बना होता है, जो सर्विंग लेयर होता है फाइब्रस मटेरियल से बना होता है। यहाँ पर ये सर्विंग लेयर और यहाँ पर ये बेडिंग लेयर क्या कर रहे हैं, मेटलिक पार्ट को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे हैं। ये शीट भी मेटल का बना है, आर्मरिंग भी मेटल का बना है, राइट। तो ये दोनों में जंग लग सकता है, तो ये दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं बेडिंग लेयर और ये सर्विंग लेयर। और ये बेडिंग और जो सर्विंग है वो किसके बने होंगे, फाइब्रस मटेरियल के बने होंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें सर्विंग लेयर क्या करेगा, सर्विंग प्रोटेक्ट आर्मरिंग अगेंस्ट केमिकल रिएक्शन लाइक कोरिजन। तो जो सर्विंग है वो आर्मरिंग को प्रोटेक्ट करेगा केमिकल रिएक्शन से, जैसे कि कोरिजन हो गया, क्योंकि जो आर्मरिंग है वो स्टील के टेप का बना होता है। जो सर्विंग है वो किसका बना होता है, फाइब्रस मटेरियल का बना होता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने सारे के सारे लेयर के बारे में बात कर लिया, सर्विंग के बारे में बात कर लिया, आर्मरिंग के बारे में भी, बेडिंग के बारे में भी, शीट के बारे में भी, इंसुलेशन के बारे में भी और कंडक्टर के बारे में भी। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अभी अगर हम लोग कंपैरिजन करें ये केबल कंडक्टर और ये ट्रांसमिशन लाइन कंडक्टर में, यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया केबल कंडक्टर और ट्रांसमिशन लाइन कंडक्टर। केबल कंडक्टर में भी GMR सेम होता है और ट्रांसमिशन लाइन कंडक्टर में भी GMR सेम होता है। इससे पहले हमने बात किया था GMR का फुल फॉर्म क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन रेडियस। केबल कंडक्टर के केस में जो GMD होता है वो कम होता है, ज्योमेट्रिक मीन डिस्टेंस कम होता है, और ट्रांसमिशन लाइन कंडक्टर में ज्योमेट्रिक मीन डिस्टेंस ज़्यादा होता है। केबल कंडक्टर में GMD क्यों कम होता है, क्योंकि अगर हम लोग देखें केबल कंडक्टर में कंडक्टर के बीच का जो गैप होता है वो बहुत कम होता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें केबल कंडक्टर में ये जो हमने जो कंडक्टर जो कंसीडर किया है, कंडक्टर के बीच का जो गैप होता है वो बहुत कम होता है। तो यही रीज़न की वजह से केबल में जो GMD होता है, ज्योमेट्रिक मीन डिस्टेंस, ये कम होता है। ट्रांसमिशन लाइन कंडक्टर में GMD ज़्यादा होता है, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन कंडक्टर में कंडक्टर के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो ज़्यादा होता है। केबल कंडक्टर में जो इंडक्टेंस होता है वो कम होता है और जो कैपेसिटेंस होता है वो ज़्यादा होता है। ट्रांसमिशन लाइन कंडक्टर में इंडक्टेंस ज़्यादा होता है, कैपेसिटेंस कम होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। केबल कंडक्टर में सर्ज इंपीडेंस लोडिंग ज़्यादा होती है, ट्रांसमिशन लाइन कंडक्टर में जो सर्ज इंपीडेंस लोडिंग है वो कम से कम होती है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें अंडरग्राउंड केबल के एडवांटेजेस के बारे में बात करें, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें मोर सेफर कैन बी यूज इन डेंसली पॉपुलेटेड एरिया। जो अंडरग्राउंड केबल होता है वो ज़्यादा सेफ्टी होता है और इसको हम लोग डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में यूज़ कर सकते हैं।
अंडरग्राउंड केबल में फॉल्ट के जो चांसेस होते हैं वो कम होते हैं, मगर अंडरग्राउंड केबल में अगर एक बार फॉल्ट आ गया तो फॉल्ट को रेक्टिफाई करने का जो काम होता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि फॉल्ट की लोकेशन हमें आइडेंटिफाई करना होता है, वहाँ पर हमें वर्कर्स भेजने होते हैं, हमें खड्डा खोदना होता है, फिर जाके वो जो फॉल्ट होता है उसको हम लोग रेक्टिफाई कर पाते हैं। तो जो फॉल्ट के जो चांसेस होते हैं अंडरग्राउंड केबल में वो कम होते हैं। वोल्टेज ड्रॉप कम होता है अंडरग्राउंड केबल में ड्यू टू लो इंडक्टेंस, क्योंकि अंडरग्राउंड केबल में इंडक्टेंस कम होता है जिसकी वजह से वोल्टेज ड्रॉप कम होता है अंडरग्राउंड केबल में। अंडरग्राउंड केबल के केस में हमें ट्रांसमिशन टावर की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती। डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करें, अंडरग्राउंड केबल का जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होता है वो ज़्यादा होता है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि जो केबल कंडक्टर होता है उस पर बहुत सारे लेयर होते हैं, जैसे कि कंडक्टर हो गया, सर्विंग हो गया, फिर उसके बाद इंसुलेशन हो गया, बैडिंग हो गया, आर्मरिंग हो गया, राइट। तो ये अलग अलग लेयर को ही बनाने में जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो जाता है वो ज़्यादा हो जाता है इन केस ऑफ केबल। आइडेंटिफाइंग फॉल्ट लोकेशन इज़ डिफ़िकल्ट है, जैसे कि हमने डिस्कस किया जो फॉल्ट का जो लोकेशन है उसे आइडेंटिफाई करना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि जो केबल होता है वो अंडरग्राउंड होता है और अंडरग्राउंड फॉल्ट के लोकेशन को आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल होता है। क्यों मुश्किल होता है? अगर ओवरहेड सिस्टम होता तो ओवरहेड सिस्टम में अगर कहीं पे भी फॉल्ट होता तो ऑब्वियसली वहाँ पर आग लग जाती, आर्क हमें दिखाई देती, तो हमें आंखों के सामने ही दिखाई देता कि हम लोग बोलते हैं हाँ भाई देखो इतने सेक्शन में फॉल्ट हुआ है। मगर यहाँ पर ये अंडरग्राउंड केबल में हम अगर फॉल्ट होता भी है तो हमें कुछ भी नहीं दिखाई देगा, ना ही आँख दिखाई देगी, आर्क दिखाई देंगी, ना ही हमें फायर दिखाई देंगी, कुछ भी नहीं दिखाई देंगी। तो यही रीज़न की वजह से जो फॉल्ट होता है उसको आइडेंटिफाई करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है इन केस ऑफ अंडरग्राउंड केबल। इंस्टॉलिंग कॉस्ट अंडरग्राउंड केबल का ज़्यादा होता है, क्योंकि इंस्टॉल करने में अंडरग्राउंड केबल को हमें क्या करना होता है, खड्डा खोदना होता है, फिर उसके बाद मट्टी को निकालना होता है, फिर उसके बाद हमें एक मतलब वो बिछाना होता है लेयर, ताकि वो जो लेयर है वो मट्टी के बीच में गैप बना के रखे, फिर उसके बाद हम लोग डालते हैं अंडरग्राउंड केबल। तो इंस्टॉलिंग कॉस्ट जो होता है अंडरग्राउंड केबल का थोड़ा ज़्यादा होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है? यहाँ से आपको क्वेश्चन आ सकता है इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन से। यहाँ पर ये आपको कंडक्टर दिखाई दे रहा है, राइट। ये कंडक्टर के रेस्पेक्ट में अगर परपेंडिकुलर आप इन डिस्टेंस को इंक्रीज़ करते जाओ, ये कंडक्टर का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंक्रीज़ करते जाओ, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है वो डिक्रीज़ करते जाता है, और इसी को ही हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन।